ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। लगभग 35-40 साल पहले एक धारावाहिक आता था दूरदर्शन पर जिसका नाम था भारत एक खोज। काफी लोकप्रिय था। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास के पन्ने उसमें खंगाले गए थे और द आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, उसकी एक संरचना, वो कैसे उभरी, पुख्ता हुई, एक खाका, मुकम्मल खाका तैयार हुआ, उसकी भी वानगी हमें देखने को मिली। लेकिन क्या दरअसल भारत एक खोज अब भारत एक खोद मिशन में तब्दील हो गया है? आज मैं संदीप चौधरी सीधा सवाल में इसी पर चर्चा करने वाला हूं। भारत एक खोद, खुदाई, सब कुछ खोद डालेंगे, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ कर ही भारत की असल या असल भारत की खोज हो पाएगी क्या? यह राजनीतिक नैरेटिव लगातार चल रहा है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुलकर कह रहे हैं, एक न्यूज एजेंसी के पॉडकास्ट में कहा, हम तो खोदेंगे, अभी संभल में और खुदाई होगी, सामने आएगा सब कुछ। तो औरंगजेब से अब बात खुदाई पर, फिर से संभल पर आती दिख रही है, और मथुरा कि ये तो अदालती आदेश है, नहीं तो वहां न जाने क्या हो जाता। अब तक ये सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये सियासत के नए सिंबल बन गए हैं या दरअसल एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है 2027, 2 साल बाद देश के सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक लिहाज से भी सबसे अहम राज्य, वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो उसका खाका अभी से तैयार हो रहा है क्या? और खाका है हिंदू मुसलमान, शपथ संविधान की, बात हिंदू मुसलमान की, और हर बात पर हर रोज हिंदू मुसलमान हो रहा है। और आज वो एक सीईओ हैं अनुज चौधरी, जिनकी बात की तस्दीक खुद मुख्यमंत्री भी करते दिखाई देते हैं। वो फिर बोले कि सेवइयां खिलानी है तो गुजिया भी खानी होगी। मानो कोई सेवई लेके आपके मुंह में ठूस रहा है और गुजिया खाने से मना किया जा रहा है। यह भी हिंदू मुसलमान का जो टकराव की स्थिति है वो लगातार पैदा क्यों की जा रही है? और एक अदने से पुलिस अधिकारी को यह छूट किसने दे रखी है कि वो रोज बरोज अब फिर कह रहे हैं सीईओ कि मैंने अगर कुछ गलत कहा तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, कोई गया क्यों नहीं? तो यहां चुनौती भी दी जा रही है। इससे भाईचारा बढ़ेगा या जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा हो चुके हैं, तो उनका रहेगा इंतजार। ये राजनीति जो थमने का नाम नहीं ले रही, क्या दरअसल 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है ये बीजेपी के लिए भी, क्योंकि वहां पर शीर्ष नेतृत्व की लड़ाई लड़ी जा रही है, हु आफ्टर मोदी। हालांकि यह सवाल अभी बेमानी लगेगा, अभी मोदी जी कहां जा रहे हैं, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा शुरू है बाकी नेताओं में, मोदी के बाद कौन? और 2027 के विधानसभा चुनाव हैं जो उत्तर प्रदेश के, उसमें कौन जीत हासिल करता है, यह सवाल उससे भी जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का ब्लूप्रिंट, खाका तैयार हो रहा है। चुनावों के लिए मुद्दे क्या होंगे और तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक न्यूज एजेंसी के पॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ बोले कि जितने तीर्थ स्थल हैं सब निकालेंगे, जो कुछ भी है उसे हम खोज लेंगे। और संभल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जिनके आंखें हैं वो संभल आकर देखे, 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हो चुकी है। संभल एक सच्चाई है, दुनिया देखेगी। और आगे की सच्चाई की भी बात कर रहे हैं, यानी कि भारत एक खोज। अब खोज होगी गौरवशाली अतीत की, और इस खोज में खोदा जाएगा, खुदाई होगी।
यह बात अलग है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसमें साफ लिखा गया है कि 1947 में जो स्थिति थी, जहां मंदिर थे या जहां मस्जिद थी, वो वैसे के वैसे रहेंगे। सिर्फ इसमें एक अपवाद बाबरी मस्जिद था और इनकी स्थिति बदली नहीं जा सकती। लेकिन 2022 में एक ऑब्जर्वेशन कर गए थे, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के तौर पर सेवानिवृत्त हुए DY चंद्रचूड़ साहब, कि नहीं, नीचे खोद कर देखा जाए कि क्या था, ऐसा पता लगाने में ऐसी क्या बुराई है, ये तो पता लगा लीजिए। स्वरूप नहीं बदला जाएगा लेकिन पता भी लगा लीजिए। अब पता लगाया जा रहा है, खोज की जा रही है, कानून भी है। और इसी प्रक्रिया में जोड़ दिया मथुरा का नाम भी योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि क्या मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है? बिल्कुल है, इससे कौन इनकार कर सकता है। अब वहां पर एक मस्जिद है कि ये औरंगजेब ने बनाई। औरंगजेब आजकल एक बड़ा सिंबल बनकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है राजनीतिक गलियारों में। तो योगी आदित्यनाथ ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, आदेश नहीं मानते तो बहुत कुछ हो जाता। मतलब वो कह रहे हैं गनीमत है, हम मान रहे हैं, वरना तो हम पता नहीं क्या कर देते। और सरसंघचालक मोहन भागवत पिछले 4 सालों से लगातार नसीहत देते घूम रहे हैं। संघ परिवार के मुखिया हैं वो, कि हर मस्जिद के नीचे ना खोजो कि मंदिर था या नहीं। और राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, लगातार एक बार नहीं कईयों बार उन्होंने कहा कि भाई अब ये काम पूरा हो गया, काशी मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मथुरा का मुद्दा क्यों ना उठाया जाए, हम तो उठाएंगे। और इसी में कोई शक व शुबा ना भी रह जाए, और साफ कर दिया योगी आदित्यनाथ ने कि देखिए ये कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। दरअसल मुसलमान तो सबसे सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले दंगे होते थे, दंगा ही नहीं हुआ। ये बात तो सही है। वो कह रहे हैं 100 हिंदुओं के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। अब ये कहां से आंकड़ा लेकर आए? लखनऊ में खुद रहते हैं, वहां पर हिंदू मुसलमान, कई इलाके हैं जहां मुसलमान ज़्यादा हैं और हिंदू भी रहते हैं, कई इलाके हैं जहां हिंदू ज़्यादा हैं, मुसलमान भी रहते हैं। आखिरी दंगा कब हुआ था? राजधानी लखनऊ में। और देश का दिल दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6, वहां कब हुआ था दंगा? या ये और जगहों की एक कड़वी हकीकत, दंगे हुए हैं इस देश में, मैं कतई इनकार नहीं करूंगा। उनको जोड़ के घालमेल करके खिचड़ी परोसी जा रही है क्या? और खिचड़ी से याद आया, सेवैयां और गुजिया की भी बात हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, यहां तो बात समझ आती है, लेकिन संभल का एक CO है, सर्कल ऑफिसर, अदना सा अधिकारी होता है, पहले भी विवादों का चोली दामन का साथ है इस पुलिस अधिकारी का। अनुज चौधरी नाम है, कि 52 जुम्मे आते हैं, होली एक आती है, रंग से परहेज है तो वो शरीर का हिस्सा कटवा लो। आज फिर कहते पाए गए कि अगर मैंने कुछ गलत कहा था तो जाइए, मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्यों नहीं जाते? और फिर जोड़ दिया कि यदि आप ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको भी गुजिया खानी पड़ेगी। जब एक पक्ष तो खाता है और दूसरा नहीं खाता, यहां भाईचारा खत्म हो जाता है। कौन नहीं खाता भाई और कौन खाता है? सेवैयां कौन नहीं खाता और कौन जबरदस्ती खिला रहा है? और गुजिया कौन नहीं खाता और कौन जबरदस्ती खिलाना चाह रहा है? यह बात का बतंगड़ क्यों मनाया जा रहा है? और आप देश के या सूबे के मुख्यमंत्री कब से हो गए? एक पुलिस अधिकारी हो, अमन चैन स्थापित करने का काम है, वो काम करिए। या भाईचारा तोड़ने पर आमादा है कि नहीं, भाईचारा हम तो कायम करने का काम कर रहे हैं। और इस भाईचारा कायम करने में योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि नहीं मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं,
संभल में यही खुदाई के दौरान 24 नवंबर को दंगा भड़क जाता है। पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं दंगाइयों पर, जो होनी भी चाहिए, गोली भी चलती है, 4 मारे जाते हैं, चारों मुसलमान थे। और आज योगी आदित्यनाथ आगरा में थे। आगरा में ही रामजी लाल सुमन, राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के, आजकल विवादों में हैं, उन्होंने राणा सांगा पर सवाल उठा दिया कि बाबर गद्दार है तो राणा सांगा क्या हुए, क्योंकि बाबर को न्योता भारत आने का तो राणा सांगा ने दिया था। अब करणी सेना नाराज हो गई कि राजपूत आइकन है, ऐसा सवाल कैसे उठा दिया। तो आज आगरा में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं थे, करणी सेना के लोग, पुलिस ने बैरिकेड भी लगाए, गाड़ी से बैरिकेड उड़ा दिए और फिर तोड़फोड़ की रामजी लाल सुमन के घर पर। यहां पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए गाड़ियों से और सुरक्षित है। यहां पर एक सांसद तो सुरक्षित खुद को पा नहीं रहे, इसमें दलित एंगल भी जोड़ दिया, अपनी राजनीति चमका रहे हैं अखिलेश यादव कि आगरा में मुख्यमंत्री जी के उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो ये हिंदू मुसलमान का जो खेल है ये कहां जाएगा और कहां जाकर थमेगा और रुकेगा भी क्या? क्या मुख्यमंत्री योगी की कुर्सी डगमगा रही है इसीलिए कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा बढ़िया है? वो बढ़िया कह कहां रहे हैं या कह रहे हैं? जियाउर रहमान बर्क, इनकी भी गिरफ्तारी की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं संभल के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग हो रही है, इसके बाद भी मुसलमान सुरक्षित हैं। अब यहां पर बात आ जाती है, एक और चीज जुड़ गई है कि सड़कों पर नमाज ना अदा की जाए रमजान के दिन, और ये आदेश संभल में भी जारी हो गए हैं और मेरठ में भी। और मेरठ में तो यहां तक कह दिया गया है कि सड़क पर नमाज अदा की गई तो एफआईआर होगी और पासपोर्ट लाइसेंस भी होंगे रद्द। सभी थाना प्रभारियों को आदेश दे दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। आस्था निजी है, आप मस्जिद जाइए और अपने घर में नमाज अदा कीजिए, सड़क पर नमाज अदा क्यों की जा रही है? मैं बिल्कुल साथ हूं सरकार के इस फैसले के, लेकिन फिर तो होली भी जो सड़कों पर मनाते हैं उन पर रोक होनी चाहिए कि नहीं? होली है, आप अपने घर में मनाइए, सड़क पर क्यों मना रहे हैं? या अभी कांवड़ यात्रा शुरू होगी, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए जाएंगे आपके लिए, मेरे लिए। मेरा गांव उस रूट पर पड़ता है, मैं गांव नहीं जा पाता 1 महीने। कांवड़िए आ रहे हैं जी, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए जाएंगे एक धर्म विशेष के लोगों के लिए। क्यों? फिर तो नमाज भी अदा करने दीजिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना, या ये दूर की कौड़ी है? ये नया वक्त आया है और यही हिंदू मुसलमान की राजनीति 2027 के चुनाव के लिए तैयारी हो रही है। क्या वो खाका सेट हो गया है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले देखिए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में क्या वार पलटवार हो रहा है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। दंगे यहाँ यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मैंने औरंगजेब का भी जिक्र किया है, मथुरा का भी, संभल का भी, और यही सिंबल बन गए हैं क्या सियासत के? औरंगजेब, मथुरा, संभल सियासत के नए सिंबल और राजनीति का युद्ध काल। ये युद्ध काल है, ये तो मतलब समाज को आपस में भिड़ाया जा रहा है और 2027 तक चलेगा ये बवाल।
अभी 2 साल और यही होता रहेगा क्या? चर्चा में आज मैंने किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया, क्योंकि वो सिवाय बवाल काटने के कुछ और करेंगे नहीं। पर यह हो क्यों रहा है और हम कहां जा रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए देश के वरिष्ठतम पत्रकार आज मेरे साथ हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण जाने माने हैं, समाजशास्त्री हैं, उत्तर प्रदेश पर खास निगाह बनाए रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष। मनोज राजन त्रिपाठी मशहूर लेखक भी हैं, बेहतरीन पत्रकार भी रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री चारों उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। राकेश शुक्ला एक और वरिष्ठ पत्रकार, और विजय त्रिवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो भी चर्चा में जुड़ गए हैं। मनोज राजन त्रिपाठी, आज उल्टी गंगा बहाता हूं, तजुर्बा आपको असीम है पर आप सबसे युवा हैं, हालांकि इस बात पर आशुतोष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पर योगी आदित्यनाथ अब कह रहे हैं जितने तीर्थ स्थल हैं सब निकालेंगे, जो कुछ भी है उसे हम खोज लेंगे। तो भारत एक खोज मिशन में तब्दील हो गया है, ये बात पूरी साफ है। चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे सरसंघ चालक कहते रहे हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना खोजो, ये तो खोज होगी। ये साफ कह दिया किया जा रहा है क्या? आपने आज की डिबेट की शुरुआत की थी भारत एक खोज सीरियल दूरदर्शन वाला बता के। अगर आपको याद हो तो दूरदर्शन पर उस वक्त एक और सीरियल आया था जिसका नाम था तमस। उस तमस में बस ऐसा ही कुछ हिंदू मुसलमान था, ऐसे ही कहीं गाय थी, कहीं नापाक जानवर किसी मस्जिद के आगे, कहीं मंदिर के आगे था। देखिए ऐसा है, दो बातें हैं। एक, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है। ये वो जगह है जो भारतीय जनता पार्टी के इंडक्शन वाला प्रदेश है। चाहे उसकी शुरुआत बाबरी मस्जिद के विवाद से कर ले ली जाए, भाजपा का उदय वहीं से होता है। अब ये उत्तर प्रदेश योगी वन सरकार के हाफ टर्म से अड्डा बन गया है मोदी के बाद कौन। और ये लड़ाई मोदी के बाद कौन की जो है, ये अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ के बीच में शुरू हुई। इसी बीच में तमाम विधायक वेल में चले गए, विधानसभा में चले गए। 150 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, तमाम सांसद विधायक अपने अपने इलाकों में अपनी ही प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ धरने पर बैठ गए, तमाम झंझट हो गए। अब वो योगी आदित्यनाथ के सामने आता है लोकसभा का चुनाव, जिस लोकसभा के चुनाव में दलित और पिछड़ा बटा, और नंबर्स जो लाने थे योगी आदित्यनाथ को खासकर उत्तर प्रदेश में, वहीं सबसे कम हो गए। क्योंकि यहीं से नंबर अगर वही आ गए होते जो पिछली बार आए थे तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में होती। आज ये सरकार इस तरीके से मिली जुली नहीं मानी जाती। यहां पे एक छटपटाहट है योगी आदित्यनाथ के साथ कि वो यहां रहेंगे क्या केंद्र तो नहीं बुला लिए जाएंगे? क्या उनका कद छोटा करने के लिए उनको केंद्र बुला के उस दौड़ से उनको बाहर किया जा सकता है? तो गौर कीजिए, तो केंद्र अभी हिंदू मुसलमान के पैटर्न पर नहीं है लोकसभा चुनाव के बाद। वजह है जो गठबंधन है उसका गठबंधन धर्म निभाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उस चुनाव के बाद तत्काल हिंदू मुस्लिम शुरू होता है। किसी भी तरीके की घटना उठा लीजिए, होली में बेवजह मस्जिदों को त्रिपाल पहनाया गया, जानबूझकर कावड़ियों के दौरान ठेलों पर अपनी नाम पट्टिका लिखवाने का एक आदेश जारी किया गया कि लिखिए कि हम महकू हैं, हम मुबीन हैं, ये लिखिए। लगातार इस तरीके की कोशिश की जा रही है और संभल में कल की अवतार की तलाश शुरू हो चुकी है। 68 में से 65 शायद उन्होंने ढूंढ भी लिए हैं और लगातार इस चीज की खोज जारी है। तो इस छटपटाहट का नतीजा हिंदुत्व की तरफ एक और कदम बढ़ाना, और जब वो व्यक्ति खुद को लेकर असुरक्षित हो कि वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहेंगे या केंद्र में जाएंगे, जैसे कि लगातार पिछले लोकसभा चुनाव के बाद लगातार। तो यहां पर दो हाथ करने को तैयार दिख रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ? मनोज, सरसंघ चालक से भी, सरसंघ चालक कह रहे हैं भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना खोजो, वो तो कह रहे हैं हम तो खोजेंगे और अभी तो बहुत कुछ मिलेगा। और मथुरा की भी बात कर देते हैं कि क्या वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है और ये तो कोर्ट का आदेश है, वरना वहां बहुत कुछ हो चुका होता अभी तक।
सरसंघचालक तो कह रहे हैं नहीं, मथुरा और काशी एजेंडे में नहीं है अब आरएसएस के। बहुत सीधी सी बात है, चाहे सरसंघ चालक हो या केंद्र से जो भारतीय जनता पार्टी अभी लाइन ऑफ एक्शन लिए हुए है, उन सबसे इतर चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लगातार लगातार हिंदू मुस्लिम है। एक छोटा सा सीओ जो कुछ थानों का प्रभारी होता है, कुछ थानों का, वो इस तरीके की बात करेगा कि मस्जिदें ढकी जाएंगी, आपको सेवई खानी है तो गुजिया खिलानी है तो गुजिया खिलानी पड़ेगी। उसके बाबत जब सवाल आप पूछेंगे तो कहा जाएगा अरे वो पहलवान है, और पहलवान अमूमन सच्ची बात कहता है। और कोई ये बात और नहीं कहता, कोई डीजीपी नहीं कहता, कोई एसएसपी नहीं कहता, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं। तो इस तरीके से एक जमीन तैयार की जा रही है। नहीं, इलाके के डीएम तो जब मैंने पहली बार इस बारे में कार्यक्रम किया था, ये 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उसके बाद वो आकर कहते हैं कि इस तरह के बयान जो दिए जाते हैं, ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। जब होली के मौके पर ये बयान दिए गए, डीएम ने हमारे चलते कार्यक्रम में ये बयान दिया था, और अगले दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं ठीक कह रहे हैं, ये तो पहलवान है, अब कह दिया इन्होंने, सही कहा, सच्ची बात आ जाती है इनकी जुबान पे। हमारी अवधी भाषा में यहां पे छठे छमाहे कहा जाता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि चौथे पांचवें एक मुद्दा सामने आना है। कभी होली होनी है तो कभी ईद होनी है, कभी कोई मसला होना है तो कभी कुछ होना है। लगातार इस तरीके के मसले बनेंगे, और यह जमीन हिंदुत्ववादी ध्रुवीकरण के लिए ही तैयार की जा रही है। लेकिन इसकी असली वजह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी है, अपने अस्तित्व तो की जमीन तैयार की जा रही है हिंदू ध्रुवीकरण की, पर लड़ाई दरअसल गद्दी की है। मोदी के बाद कौन? प्रोफेसर बद्री नारायण, सरसंघचालक की बात के विपरीत भी, और केंद्र सरकार या केंद्रीय बीजेपी जिस नैरेटिव को गढ़ना चाहती है, उससे बिल्कुल उलट विपरीत चल रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ? जी, मुझे लगता है संदीप जी कि जो योगी आदित्यनाथ जी का जो स्टैंड है, उस पर लगातार बात हो ही रही है, और सरसंघ चालक लगातार इंटरवीन कर रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया में, और इस पूरे प्रक्रिया को वो एक तरह से एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक बड़ी भूमिका वो निभा रहे हैं, एक बड़ी भूमिका जिसमें कि एक ऐसा समाज जो कि एक समरस उस पर चल सके, और विकसित भारत को एक ऐसे समाज की जरूरत भी है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट के इशूज को नहीं उभरने देना चाहते, ये उनकी स्ट्रेटजी है, डिस्कर्सिव स्ट्रेटजी है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ चूंकि कॉन्क्रीट एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज को डील कर ही रहे हैं, लेकिन एक डिबेट इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है संदीप जी, उसका असर चाहे जैसे भी उसकी इस व्याख्या में लाया जाए, वो है कि जो अभी तक डेमोक्रेसी है उसमें अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सेंटर्ड कंसर्न प्राइमरी रहे हैं, लेकिन अब बहुसंख्यक, अब बहुत सारे थियोरिटिशियन ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यक को भी आपको सुनना होगा। बिना बहुसंख्यक को सुने डेमोक्रेसी समृद्ध नहीं हो सकती। नहीं, बहुसंख्यक को कौन नहीं सुन रहा? मैं ये थोड़ा सा इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हूं। देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश की राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, तीनों सेनाओं के प्रमुख हिंदू, और हिंदू खतरे में है या उसकी बात नहीं सुनी जा रही। ये बात, ये नैरेटिव के लिए ठीक है कि अरे हिंदुओं की बात सुननी चाहिए, सुनता कौन नहीं है? हिंदू की बात सुनना, हिंदू का प्रधानमंत्री होना, राष्ट्रपति होना एकदम ठीक है संदीप जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में जब तक दोनों के कंसर्न, देखिए हिंदू का राष्ट्रपति नहीं, कौन हिंदू के कंसर्न? 10 साल से केंद्र में सरकार है बीजेपी की, 7 साल से योगी आदित्य, अब तो 8 साल हो गए योगी आदित्यनाथ की सरकार है यूपी में, तो सुन कौन नहीं रहा हिंदुओं की? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप स्टेशन पे जाइए, चाय की दुकानों पर जाइए, जो अभी कंसर्न इसके पहले थे, यानी जब तक ये रियल कंसर्न्स हैं या बना दिए गए? नहीं, एक था लोगों में, एक कहते हैं ना पॉलिटिकल कंडीशन जो चेंज हुआ है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा है हिंदू पब्लिक में। हिंदू पब्लिक अपने कंसर्न को पहले कह रही है, बहुत डर के दुबक के रहता था हिंदू। हाँ, मुझे लगता है कि हिंदू बहुत शाई था अपने पॉलिटिकल स्टैंड को लेकर के, भले ही रिपोर्ट देता था, लेकिन जैसे ही कोई इस तरह के इशू, कोई मंदिर का, कोई मस्जिद का, तो वो कॉन्फ्लिक्ट से बचता था,
क्योंकि उसको पता था कि स्टेट उसके तो साथ नहीं मतलब खड़ा होगा। अब ये उसके आलम साथ हो गया कि जहां जिस शहर में सूबे के मुख्यमंत्री हों, आज वो आगरा में थे, और आगरा में एक राज्यसभा सांसद के घर पर हुड़दंगियों की, उपद्रवियों की भीड़ पहुंच जाती है, बैरिकेड्स पर गाड़ियां चढ़ा देती है, पुलिस वहां पर तमाशबीन बनकर रह जाती है और वो तोड़फोड़ करके निकल जाते हैं। इससे ये हिंदू सशक्तिकरण हो रहा है। मैं दोनों ही पक्ष की बात कर रहा हूँ। एक पक्ष तो ये है कि हिंदू कॉन्फिडेंस में इधर उभार आया है, अच्छा। और वो अपने राइट्स को, अपने राइट्स कहें, हिस्टोरिकल राइट्स कहें, जो भी कहें, अगर उसके कंसर्न रहे हैं कहीं, उसको एसर्ट कर रही है। दूसरी तरफ जो हमारे मोहन भागवत जी बार बार कह रहे हैं कि भाई हर मंदिर के पीछे, मस्जिद के पीछे, मस्जिद नहीं है कि ये सीओ भी है, अनुज चौधरी है नाम, वो सीओ अनुज चौधरी कह रहा है कि अगर सेवैयां खिलानी हैं तो गुजिया भी खानी होगी। मतलब मुसलमान जबरदस्ती करते हैं, मुंह में ठूसते हैं सेवैयां, और अब हम भी उनके मुंह में गुजिया ठूसेंगे तो ही भाईचारा होगा कायम। ये अच्छा मॉडल दिया जा रहा है कि सेवई भी खुशी से खा लेना चाहिए और गुजिया भी। अच्छा, कोई मना करता है मतलब ये कि अरे मुसलमान का खाना है तो हम नहीं खाएंगे, जिसे नहीं खाना मत खाओ। सब इंतजार करते हैं, खाना सबको अच्छा लगता है, एक दूसरे का बांट चूट के खाएं, ये हमारी भारतीय समाज का वो है, एक दूसरे को लेन देन, खाना पीना साथ, ये सब हमारे समाज का देन का एक रूप है। लेकिन आपने जो कहा ना भारत की खोज, अब मुझे लगता है भारत की खोज की जो पूरी अवधारणा है वो भी अब नए ढंग से रिथिंक हो रही है। उसमें एक जो इशू है संदीप जी, उसको शायद कभी आपको एड्रेस करना पड़ेगा, वो इशू है हिस्टोरिकल इनजस्टिस का इशू। और हिस्टोरिकल इनजस्टिस का इशू मतलब ये नहीं कि मंदिर में हर जगह मस्जिद खोजिए, लेकिन जो इतिहास में हो चुके हैं उस पर कम से कम बात तो कर लीजिए। बात करने से क्या होगा कि लोगों के जो बात की जा रही है या आधी अधूरी जानकारी ज्ञान के रूप में परोसी जा रही है, उस पर समाज में आग लगाई जा रही है। विमर्श तो होना चाहिए। उदाहरण दे कि बाहर के देशों में इसके लिए हिस्टोरिकल कमीशंस बनते हैं, हिस्टोरिकल कमीशंस रिव्यू करती है, जस्टिस कमीशन। यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खड़ी की जा रही है, यहाँ पे मतलब कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़े किए गए क्या? जरूरत है कि एक ट्रूथ कमीशन, हिस्टोरिकल कमीशंस बना के इन चीजों को देखें। कहाँ कमीशन बन रहे हैं क्या प्रोफेसर साहब? मैं ईमानदारी से ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कमीशंस बन रहे हैं या स्टूडियो में चंद चैनलों में स्टूडियो में डिबेट करके हम इतिहास तय कर देंगे क्या? मैं भी उसका हिस्सा हूं, मैं भी एक चैनल, मैं भी एक टॉक शो कर, मतलब स्टूडियो में हिस्टोरिकल रिसर्च होगी अब इस देश में, नौबत ये आ गई है। नहीं बिल्कुल नहीं हो। इसमें प्रोफेशनल हिस्टोरियंस को इंगेज करना होगा, हिस्टोरिकल कमीशंस बनाने होंगे, ये सारी जो सवाल हैं, शिकायतें हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके रिव्यू करने होंगे नॉलेज के आधार पे, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के आधार पे, रिसर्चेज के आधार पे, और फिर उसके आधार पे एक पब्लिक डिस्कोर्स को विपक्ष लेना होगा। ये जो सोशल मीडिया या जो टेलीविजन मीडिया के डिबेट से ये न सॉल्व होगा, ये और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इसमें एक्साइटमेंट बढ़ता है इस तरह के डिबेट्स में, इस तरह के सोशल मीडिया एक्सपोजर्स में, और उससे चीजें खराब ही होती हैं। खराब ही होती है। मथुरा की बात होने लगी है, एक मिनट राकेश भाई, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि क्या मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं? बिल्कुल है। और आगे वो कहते हैं हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, आदेश नहीं मानते तो बहुत कुछ हो जाता। और सरसंघ चालक कह रहे हैं कि अब काशी मथुरा तो हमारे एजेंडे में नहीं। इसके पहले भी एक बार हम लोगों की बात हुई थी, संघ के एजेंडे से काशी मथुरा बाहर नहीं है। अच्छा, इसीलिए शुरू में एक नारा दिया गया था कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी। वो तो पर उस नारे से आगे बढ़ गए थे ना सरसंघ चालक, पिछले 3 सालों में एक बार संघ नहीं, के कई बार कह एजेंडे चुके से, हैं। संघ के एजेंडे से आज भी काशी मथुरा बाहर नहीं गया है। आज भी संघ के एजेंडे में काशी मथुरा है। संघ चालक की तरफ से ये भी कहा गया है कि पहले बातचीत से सुलझाया जाए, यदि बातचीत से नहीं सुलझता तो कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। तो मामला अब कोर्ट में है, चाहे वो काशी का हो या मथुरा का हो, दोनों मामला कोर्ट पे है। रही बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 की, स्वरूप तो बदला नहीं जा सकता। 1947 में जो स्वरूप था, कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो, बदला नहीं जा सकता। ये तो तय है ना, ये तो कानून है। 10 साल से 11वां साल हो गया इस सरकार को, कानून या तो बदल दे। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, दोनों चीज नहीं चल सकती ना। तो इसीलिए तो कहा गया कि बातचीत से नहीं सुलझा तो कोर्ट पे जाएंगे। अब कोर्ट में गया हुआ है मामला, अयोध्या वाला पहले मामला ये भी कानून कोर्ट है, में आप था। बदल ही नहीं सकते स्वरूप।
तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि स्वरूप बदलेंगे तो ये लगेगा कि आप हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहे हैं। अच्छा। और केंद्र सरकार अभी विकास के एजेंडे को आगे लेके चल रही है। योगी जी की जहाँ तक बात है तो मैं तो ये कहूँगा कि दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। 2024 में पूरा नक्शा पास हुआ, इमारत बनी और इमारत ढह गई। योगी जी नहीं चाहते कि 27 का भी डिजाइनर कोई और हो, इमारत गढ़ने वाला कोई और हो, ईंट पत्थर कहीं और से आए और वो भी ढह जाए और योगी जी बिल्कुल बाहर तो हो ये जाए। मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है विशुद्ध। मैं वही कह रहा हूं कि डिजाइन तैयार है। आप कह रहे हैं डिजाइन तैयार की जा रही, ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा। मेरा कहना है डिजाइन तैयार हो चुकी है, नींव खुदना शुरू नो हो गई। गोइंग बैक, इसी पे ही लगातार संभल में नींव खुदना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र, आगरा, मथुरा से ईंट पत्थर आ रहे हैं, क्योंकि आपका औरंगजेब मथुरा में, आगरा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और उससे मथुरा में भी है और काशी में भी है। मैं बोल तो रहा हूं, ज्ञानवापी को भी ले लो और श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी ले लो। जिसको आप सिंबल कह रहे हैं, मैं तो उनको ईंट पत्थर कह रहा हूं कि वो राजनीतिक ईंट पत्थर हैं। वो महाराष्ट्र से चलेंगे, मथुरा से चलेंगे, से आगरा चलेंगे और लखनऊ में एक भव्य इमारत बनेगी। अब आप देखेंगे कि गांव में जब कोई एक बड़ा आदमी, बड़ा मुखिया कोई भव्य मकान बनाता है तो पूरा गांव उसको देखने आता है। तो इस समय पर जो राजनीतिक इमारत बन रही है तो पूरा देश योगी जी की तरफ देख रहा है कि वो कौन सी इमारत बनाने जा रहे हैं। ये हिंदुत्व का एजेंडा वही है और उसी को लेकर जो आप कह रहे हैं 27 तक, आपका आकलन बिल्कुल सही है, ये 27 तक चलेगा। और मेरा आकलन ये है कि ये 2029 विनय यादव तक हैं चलेगा। और रैया वासी हैं, वो कह रहे हैं सारा देश मानता है कि औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है। मुसलमान अपने बच्चों का नाम नहीं रखते औरंगजेब, इक्का दुक्का कोई अपवाद मिलेगा। बीजेपी बेवजह का विवाद फैला रही है, ये जानबूझकर इसको विवाद बनाया जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, बीजेपी को तो भरी मटकी दिया है किसने? समाजवादी पार्टी के नेता ने। अब उनको जब वो मटकी वहां से दे दी, निलंबन हो गया विधानसभा से, सारी चीज हो गई, उसके बाद वो तो 5 तारीख थी और विवाद बनता है 16 तारीख को जाके। मैं तो ये कह रहा हूँ मार्च की बात कर रहा समझ हूं। में तो हमें बाद में आया, तो जब हमें बाद में समझ में आया तो हम उसको सहेज के चलेंगे। तो इसीलिए जो औरंगजेब तो अब सहेज के 27 तक चलेंगे ना। अब आप तो कह चुके, कहते हैं ना कि हाथ से मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती। अब समाजवादी पार्टी ये कह नहीं सकती कि नहीं औरंगजेब के खिलाफ हम जाएंगे। तो सवाल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए पीछे पड़ी हुई है। अब इसमें सामाजिक संगठन भी कूद चुके हैं। तो जो जो चीजें चाहिए अपने को इमारत में, वो सारा मटेरियल कहीं ना कहीं से आ रहा है और उस वो मटेरियल में से नई नई चीजें, नित नई चीजें भी जोड़ी जा रही हैं। आशुतोष, अब संभल में कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, छतों पर ईद की नमाज पर रोक लगा दी गई है, लाउड स्पीकर की भी इजाजत नहीं है, और मेरठ में तो यहां तक कह दिया गया है कि नमाज अदा की सड़क पर तो FIR दर्ज की जाएगी और पासपोर्ट लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, सड़कों पर क्यों भाई आप अपनी आस्था का इजहार करेंगे, पर ये फिर होली खेलने पर भी सड़कों पर रोक लगनी चाहिए और कांवड़ यात्रा तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर कतई नहीं निकलनी चाहिए। देखिए संदीप, आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। उम्र में सबसे छोटा हूं और सबसे बाद में आप मुझे बोल रहे हैं। ये तो नहीं चलेगा ना, इतना तो ध्यान रखना चाहिए यार कम से कम। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष के बाल इसकी तायद नहीं करते हैं कि उम्र छोटे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, दरअसल बातचीत वहीं से शुरू करनी चाहिए। कौन हिंदू? मुझे लगता है ये प्रश्न खड़े होना चाहिए। 14% हिंदू या 52% हिंदू या 18% हिंदू? कौन हिंदू? मुझे लगता है कि ये जो मंडल कमीशन लगने के बाद से जिस तरीके से 14% हिंदुओं के मन में एक असुरक्षा भाव पैदा हुआ और उनको लगता है कि उनकी सत्ता उनके हाथ से निकल गई या निकली जा रही है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वो भी एक माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स से पूरी तरीके से ग्रसित हैं। आप किसी दलित समाज के पास जाइए, हमारा कॉन्फिडेंस इसमें है कि हम दलित समाज के किसी आदमी को मूंछ रखने नहीं देते, उसको शादी में घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते। हमारा कॉन्फिडेंस ये है। हम उसको गिरा के पीट देते हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। क्या ये इस पर चर्चा हो रही क्या इस देश के अंदर? चर्चा इस बात पे हो रही है कि कुछ लोगों ने यह तय कर लिया है कि चूंकि उनकी सत्ता उनके हाथ से जा रही है, लोकतंत्र ने उनकी जमीनें हिला दी हैं, इसलिए किसी तरीके से
डर का माहौल पैदा करके, भय का माहौल पैदा करके हमें उस जमीन को अपने पास रखना है, बस। इसके अलावा नहीं, वो कोई लड़ाई नहीं। सत्ता खो जाने का डर है या दरअसल और मजबूत होते जा रहे हैं, जड़ें उनकी कमजोर होने के बजाय और भीतर तक जा रही हैं, समाज का समर्थन मिल रहा है? आशुतोष, पलट तस्वीर तो नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा मंडल कमीशन लगने के बाद से भारतीय जनता पार्टी को कितनी मुश्किलें आ गई, कितने साल के बाद उनकी अपने बल पे सरकार बनी। अन्यथा 15% की पार्टी थी ना 2012 के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था। मायावती और अखिलेश यादव अपने बल पे सरकार बना रहे थे। 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मिला के 4 बार मुख्यमंत्री वो भी बने थे। और किस तरीके से आपने देखा कि कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, किन लोगों ने दिखाया। तो मैं जो असली डिबेट है, दरअसल उस असली डिबेट को कैमोफ्लेज किया जा रहा है। एक माया संसार पैदा किया जा रहा है। सारे हिंदुओं की बात नहीं है भाई, यही तो मैं कहना चाहता हूं। दलित आपके साथ है क्या? दलितों की पीड़ा पे चर्चा कभी नहीं होती इस देश के अंदर, पिछड़ों की पीड़ा पे कभी चर्चा नहीं होती, और सबको हिंदुआ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये कोशिश करते हैं तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 33 क्यों आई? अगर दलितों ने उनके पक्ष में जम के वोट दिया होता, अगर तो यहां पर नहीं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं आशुतोष। तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक सोची समझी रणनीति के तहत रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में यह कहा कि अगर बाबर गद्दार है तो उसको न्योता देने वाला, भारत बुलाने वाला राणा सांगा के बारे में क्या कहेंगे? ये जानबूझकर किया गया क्या? क्योंकि उसमें राजपूत बनाम बाकी हिंदू और उसमें जो पिछड़ा वर्ग है और दलित वर्ग है उसमें अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव जानबूझकर ये खेल खेल रहे हैं। उधर भी राजनीति हो रही है क्या? नहीं, आप देखिए, राजनीति क्यों नहीं होगी? क्या ये राजनीति का अधिकार सिर्फ 14% लोगों को ही है क्या? राजनीति का अधिकार तो हर आदमी को, इस देश के अंदर हर समुदाय के लोगों का है। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है, क्या मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह के ऊपर चर्चा होगी या नहीं चर्चा होगी? मान सिंह पर चर्चा होगी या नहीं चर्चा होगी? अगर हम महाराणा प्रताप, हम अगर हमारे आदर्श हैं जो हैं, हमें गर्व है महाराणा प्रताप, तो मान सिंह की भूमिका पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, राणा सांगा की भूमिका पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना भाई। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि राणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी अकबर के सामने। वो घास की रोटी उन्होंने पर यहाँ हमारे दर्शक हैं, शशि मोहन मिश्रा हैं कटनी वासी, आशुतोष, वो कह रहे हैं क्या इतिहास खंगालने से देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा? ये भारत एक खोज में, भारत एक खोद जो मिशन चलाया गया है, ये विशुद्ध राजनीतिक मिशन है क्या? ये अपनी गद्दी बचाई जा रही है। ये खोद जारी हो, नहीं, ये इस खोद को जारी रखने दीजिए। ये खोद जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही हिंदू समाज का विश्वास इनके ऊपर से कम होगा, क्योंकि अंत में रोटी कपड़ा मकान का सवाल तो लोगों के सामने आएगा ना। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए रिकंसिलिएशन कमीशन। नहीं, पर मनीष शर्मा है हमारे दर्शक, एक सेकंड आशुतोष, जयपुर वासी वो कह रहे हैं 1991 वर्षिप एक्ट एक तरफा कानून है, भारत का स्वर्णिम अतीत खोजा जाना चाहिए। एक ऑडियंस है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। नहीं, संदीप, मैं कह रहा हूं कि रिकंसिलिएशन कमीशन बनाइए, लेकिन कम से कम कायदे का इतिहासकार तो पैदा कर लो। एक रोमिला थापर को गाली दो, तमाम इतिहासकारों इरफान हबीब को गाली दो। हाँ। कम से कम एक कायदे का इतिहासकार तो संघ परिवार की तरफ से आ जाए, जिसकी इतिहास की समझ जब दुनिया जिसका कायल हो। अरे कम से कम वेस्ट में राइट विंगर की तरफ से न्याल फर्गुसन जैसा एक ग्रेट हिस्टोरियन जिसने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। हिंदुस्तान में किस संघ के आदमी ने बड़ी मोटी किताब लिखी जिसकी ऑथेंटिसिटी है? तो प्रश्न जो मैं खड़ा कर रहा हूं वो प्रश्न बहुत जरूरी है। स्वर्णिम काल क्या? स्वर्णिम काल तो हमारा मौर्य वंश है, स्वर्णिम काल तो हमारा गुप्त वंश है। क्या कभी आपने आरएसएस को मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में बातचीत करते हुए सुना है? जब सोने की चिड़िया वाकई में था भारत, गुप्त वंश के दौरान था, समुद्रगुप्त के जमाने में था, जिन्होंने पूरे हिंदुत्व को नए सिरे से स्थापित कराया। जब बौद्ध के हमले के बाद से क्या संघ परिवार ने कभी सम्राट अशोक के बारे में बात की, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात किया, गुप्त के बारे में बात किया, समुद्रगुप्त के बारे में बात किया, स्कंदगुप्त के बारे में बात करता है, हर्षवर्धन के बारे में बात करता है? कभी नहीं बात करता। तो किस स्वर्णिम युग के बारे में बात कर रहे हैं हम? दरअसल नफरत फैला के अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर स्वर्णिम युग की बात है तो औरंगजेब के जमाने में भारत तो हिंदू परंपराओं की को तवज्जो दी जाएगी, तरजो दी जाएगी। दूसरे धर्मों के जो रीति रिवाज हैं भाई अपने घर के अंदर कीजिए। मेरे सवाल का आशुतोष ने जवाब नहीं दिया विनोद
कि अगर मेरठ में या संभल में आप सड़कों पर नमाज नहीं अदा कर सकते, और मैं मानता हूं कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अपने घर में करो भाई या मस्जिद जाओ, तो फिर क्या होली पर भी ये पाबंदियां लगेंगी कि अपने घर में खेलो? तो उसका तो जवाब है ना कि होली तो साल में एक बार आती है, और कांवड़ यात्रा भी साल में एक बार होती है, पर एक महीने की होती है ना। हाँ, मतलब जवाब उनका ये होगा। हाँ। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए दरअसल इसका राजनीतिक पहलू समझिए। इस पूरे योगी जी का जो ये पॉडकास्ट आया, इंटरव्यू आया है, उसमें जो जो बातें कही गई हैं, देखिए योगी जी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है 2029 के लिए, इसमें किसी को कोई शक नहीं, सब जानते हैं। उनके मुकाबले में गृह मंत्री अमित शाह जी को माना जाता है, और दूसरा एक नए दावेदार और आ गए, देवेंद्र फडणवीस, वो भी तो योगी मॉडल ही फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कुछ और योगी जी के लिए 2027 वैसा ही माइलस्टोन ये अग्नि परीक्षा है जैसे मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनके लिए 2012 था। हाँ। अगर 2012 का चुनाव बीजेपी गुजरात में हार जाती तो मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बनते। और 2012 का जो वो चुनाव था उसमें अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 2017 में बल्कि दिक्कत आ गई थी। हाँ, बीजेपी के लिए बहुत सालों में पहली बार वो डबल डिजिट में आए, 99 पे आए। वो तो बात है ही, मैं खाली एक तुलना कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल कि जैसे 2012 में मोदी जी के लिए एक अग्नि परीक्षा थी कि वो चुनाव उनके लिए जितना जरूरी था उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, ऐसे ही योगी जी के लिए 2027 जरूरी है उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, दावेदार बनने के लिए। चाहे वो सेम पेज पर ना हो, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जो है या संघ जो बात कह रहा है उससे अलग भी जाने को वो तैयार है। वो अपनी वेशभूषा, अपने आचरण और अपना पीठाधीश्वर के नाते वो साक्षात हिंदुत्व हैं, लेकिन अभी वो हिंदुत्व का पोस्टर बॉय पूरी तरह बनना चाहते हैं। उनको मालूम है कि उनकी पूंजी सबसे बड़ी वो हिंदुत्व का एक लेवल के बाद कोई भी नकार नहीं पाएगा जो ये बातें कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए वो हर एक मुख्यमंत्री होते हुए भी वो बातें कह रहे हैं जो शायद मुख्यमंत्री न रहते हुए भी कहते थे ये, जबकि तो इसलिए योगी जी पर जो कानून व्यवस्था एक यूएसपी बनी योगी आदित्यनाथ, भाई कड़क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, गुंडों की हवा टाइट कर रखी है, ये सारे माफिया मुफिया भागते फिरते हैं योगी आदित्यनाथ के राज में। पर आज योगी आदित्यनाथ आगरा में थे, रामजी लाल सुमन के घर पर जैसे ये करनी सेना के उपद्रवियों ने हमला किया, पुलिस तमाशबीन रही। संभल में तो गोली चला दी थी पुलिस ने। यहाँ उसी यूएसपी पर भी सवाल उठेंगे क्या, या उठ सकते हैं, आगरा का मामला शुरू ज्यादा हो गए? संवेदनशील है। हाँ। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद शहर में थे। हाँ। और अगर मुख्यमंत्री शहर में है और इस तरह का हिंसा बवाल और हो तो ये पुलिस प्रशासन की फेल्योर है, ये उसकी विफलता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जिस दिन जिस शहर में होते हैं उस शहर की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाती है, और हर तरफ जो है व्यवस्था ये होती है कहीं कोई जो है गड़बड़ ना हो। और ऐसे में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन मैं जो कह रहा था कि योगी जी 2027 को 2029 की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं, और इसलिए आने वाले दिनों में उनके लिए, चूंकि उनकी सबसे बड़ी पूंजी हिंदुत्व है, बाकी चीजें जो देखिए आप समझिए। अब ये देखिए, ये तस्वीर फिर से दिखाइएगा। ये तस्वीर जो है ये बहुत कुछ पुलिस वाले वहां बैरिकेड करो और वो सीधे ये पुलिस का क्या इकबाल है? पुलिस का इकबाल ये है कि पुलिस धक्का खा रही है, गाड़ी बढ़ती जा रही है, अब पुलिस पीछे हटती जा रही है। संभल में ये तस्वीर थी क्या? संभल की तस्वीर दूसरे तरह की थी। 24 नवंबर की अगर मैं बात करूं, संभल की तस्वीर दूसरी तरह की थी। हाँ। मैं तो कह रहा हूं ना, देखिए पुलिस पर हमले का मतलब होता है राज्य व्यवस्था पर हमला, चाहे कोई करे। एक पत्थर भी अगर पुलिस पे आता है, चाहे वो श्रीनगर में फेंका जाए, चाहे वो संभल में फेंका जाए गोली पत्थर, या मऊ में फेंका जाए, या वो यहाँ आगरा में हो, कोई फेंके, वो राज्य व्यवस्था पर हमला होता है। और उसका ट्रीटमेंट एक ही होना चाहिए, सख्ती। लेकिन उसमें भी जब सिलेक्टिव अप्रोच होती है तब दिक्कत होती है कि कहीं गोली चल जाती है, कहीं गिरफ्तारी नाम के लिए हो गई तो तुरंत जमानत हो जाती है। मुंबई में क्या हुआ, गिरफ्तारियां हुई, जमानत भी हो गई तुरंत, हाथ के हाथ। तो मतलब कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हाथ के हाथ पुलिस थाने से जमानत हो गई। जो मेरा दूसरा सवाल है विजय भाई, ये राजनीति का युद्ध काल, कोट अनकोट युद्ध काल चल रहा है राजनीति का। शारीरिक तौर पर आप उसको बहुत प्रिसाइज तरीके से, बहुत स्पेसिफिक लेकर आप आ गए कि ये राजनीति का युद्ध काल है, और उसी के ये सारे नतीजे हैं कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो उस युद्ध काल में। और युद्ध काल कब खत्म होता है? जब जीत तय हो जाती है। जिस दिन जीत तय हो जाएगी तब युद्ध काल खत्म होगा। अब करना घाव चलते रहेंगे, कुछ नासूर भी बन जाएंगे, कुछ बनेगा, नासूर भी बनेगा, कुछ और भी चलता रहेगा। देखिए योगी जी को लेकर एक बात जो अक्सर चर्चा करता हूँ वो ये है कि जो हमने सरसंघ चालक साहब की चर्चा की कि वो
मस्जिद को लेकर कि हर मस्जिद में ढूंढेंगे या मथुरा की बात की, तो मुझे याद आ रहा है कि 21 जनवरी 2020 की बात है। आगरा में थे सरसंघ चालक, मैं आगरा का रेफरेंस इसलिए कर रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी हैं, और वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मथुरा काशी हमारे एजेंडा पर नहीं है वैसा वो। और उससे पहले जब 2019 में राम मंदिर का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तब भी उन्होंने कहा कि भाई ये एक बड़ा फैसला है, अब आगे की चीज हम शांति से रहना, शांति से रहना। और उसके विजयी भाव होना चाहिए वो भी। और उसके बाद वो लगातार कहते रहे, जो आखिरी बात उन्होंने कही थी महत्वपूर्ण, कि भाई हर मस्जिद में आप शिवलिंग मत ढूंढिए। बिल्कुल, तो वो है। लेकिन योगी जी अब कहाँ पर पहुंच गए हैं? योगी जी एक अनएपोलॉजेटिक हिंदू लीडर के तौर पर अपनी छवि के साथ खड़े रहना चाहते हैं। ये अनएपोलॉजेटिक जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज वो जब पॉडकास्ट में भी बोलते हैं कि मथुरा के कोर्ट का फैसला हम मान रहे हैं, नहीं तो तो ये नहीं तो जो है ना इम्पोर्टेंट बात है। ये संबल और यहाँ पर कुलदीप शर्मा एक सवाल जोड़ रहे हैं विजय भाई, उत्तर प्रदेश में ही हजारों ऐतिहासिक मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनकी सुध कौन लेगा? अब खोदने पर ही चल पड़े तो फिर तो ये खुदाई का मिशन तो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसमें रोजगार, महंगाई, आम आदमी के सरोकार कहाँ रह जाएंगे? वो तो अभी दूसरा इशू है ना। पहले जीत तय होती है तभी तो आप सरोकारों पर बात करते हैं। पहले अपनी बात करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो इसलिए अब योगी जी ने, और ये 2024 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा झटका लगा 240 का, उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा 29 सीटें डाउन पिछली बार के मुकाबले 33 सीटें आई। और माने ना माने, क्योंकि और जगह से भी तो आप बढ़ा सकते थे, लेकिन ये ठीक रहा, आपने योगी जी के सिर पर फोड़ दिया। मतलब लीडरशिप ने एक तरह से कि भाई योगी जी जिम्मेदार हैं, जिससे ये कम हो गया। ओवरऑल माहौल बना। और जगह भी तो आप जीत सकते थे, राजस्थान में भी तो कम हो गई आपकी सीट, तो आप उस पर क्यों नहीं कर रहे? महाराष्ट्र में कम हो गई, बंगाल में कम हो गई, तो फिर राजस्थान में कम हुई। राजस्थान मैंने बोला ना कि राजस्थान में कम हो गई, तो अब उससे क्या हो गया कि अब योगी जी उसका आगे बढ़ना चाहते हैं कि ये जो झगड़ा है कि मेरे ऊपर ये डाला गया, उससे कम होगा। और उसका नतीजा कब आएगा कि जब 2027 में इस पर, और ये मुद्दे ऐसे हैं कि खुलकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी में कोई नहीं जा सकता, ना ही संघ में कोई नहीं जा सकता। अच्छा, वो दोनों इशू ऐसे कि आप चाहें ना चाहें, यहाँ पर तो बस लिमिट की बात है ना, कि किस हद तक आपके आगे जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और 2012 का जिक्र हुआ गुजरात चुनाव का, तो मुझे याद है कि 2012 में तब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने सबा असलम है, अलीगढ़ वासी हैं, वो कह रहे हैं जब से लोकसभा में बीजेपी, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया, बीजेपी की 240 सीटें आई हैं, तब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले भी होता था, पर अब ये ज्यादा क्या, उसकी वजह 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बड़ा कारण है। ये आप इसको सीधे ये कहें कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये थोड़ी ज्यादती होगी, लेकिन एक माहौल वो बनाया जा रहा है कि हिंदुत्व का जो प्रखर नेतृत्व है वो कौन है, उस पर चर्चा हो रही। भाई इसको आप लॉजिकल करेंगे, फैक्ट्स में करेंगे, तो 2017 सवाल आया है, मोदी भविष्य की बात करते हैं, योगी भूतकाल की बात करते हैं। नहीं, लेकिन हालांकि दोनों कदम ताल भी करते हैं, और योगी जी कहते हैं भूतकाल की बात करेंगे तभी तो भविष्य बनेगा। पहले तय तो करेंगे ना, आंखें मत चुराइए। लेकिन जो बात हो रही थी कि मुसलमानों को लेकर कि भाई वो निशाना बनाया जा रहा है, ये फैक्चुअली ठीक मैं नहीं मानता कि डायरेक्ट इस तरह से हो, एक माहौल बन रहा है। और जब योगी जी ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान परिवार सुरक्षित है, तो कहते हैं और 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू भी सुरक्षित नहीं, और मुसलमान पूरा सुरक्षित है उत्तर प्रदेश। मतलब ये कौन से बैरोमीटर का इस्तेमाल किया, ये मुझे समझ नहीं। मुसलमान सुरक्षित है, ये बैरोमीटर का, वो उनका पास बैरोमीटर है ना कि 2017 से 2025 में 8 साल में कोई दंगा वहां पर नहीं हुआ, बड़ा दंगा। वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो वो अब सुरक्षित है। तो बड़ा दंगा नहीं हुआ, तो ये डरा हुआ आदमी सुरक्षित होता है। नहीं, वो तो डरा हुआ तो एक परसेप्शन हो सकता है, लेकिन दंगा नहीं है, ये फैक्ट है। ये योगी जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, योगी जी के रेफरेंस में आपको बात कह रहा हूं कि क्या हो रहा है। और जब मैं तो हैरान हूं, जहां से आप शुरू करते हैं भारत एक खोज से और सीओ साहब से, ये जो सेवैया और गुजिया और ये जो सब बात जब सीओ ये कहां से, तो ये इस बात ये इतने बड़े उपदेशक प्रीचर बन गए हैं, ये प्रीचर बन गए हैं, और वो दोबारा पुलिस अधिकारी का काम करो, और इनको कोई रोक नहीं रहा। वही डीएम ने तो रोक दिया था पिछली दफा, समर्थन मिल रहा है, आपका रोक नहीं रहा। तो इसलिए, और क्या अब तो सेवैया से परहेज इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मोदी जी बंटवा रहे हैं, तो वो इसलिए सौगात जो है ईद पर मोदी जी की सौगात बट रही 32 लाख परिवारों को, तो मुझे लगता है उसमें सीओ साहब को भी सेवैया खाने में
कोई दिक्कत, तो इसलिए तो कोई दिक्कत सेवैया नहीं बांटने आनी की चाहिए। बात ही कर रहे हैं ना कि सेवैया खिलाइए और गुजिया भी खिलाइए। मसला यह है कि क्या ये लड़ाई इस तरह से जाकर देश का नुकसान कर रही है कि नहीं कर रही है। कर और रही आपने है जो कहा कि नहीं डरा कर हो, रही? मतलब इसमें भी कोई शक है आपको? और डरा हुआ देश का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? ज्यादा नुकसान होता है। हाँ, डर जब आप बढ़ाते हैं, और वो एक फिल्मी डायलॉग है, मुझे पता नहीं कि वो इस बात का है कि नहीं, कि इतना भी मत डराइए कि डर से डर खत्म हो जाए। इतना भी ना डराइए कि डर से डर खत्म हो जाए, लेकिन नींव भाईचारा बढ़ाना है या ये हर बात पर मंदिर मस्जिद, ये जिद हमें कहाँ लेकर जाएगी, इसके बारे में भी जरा सोचिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।